इससे सस्ता आपको क्या उपाय मिल सकता है कि आप 1% दे के आप जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से आप उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड्स का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए कि कहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है, कहाँ कॉर्पस अच्छा है, कहाँ आपका पैसा सेफ रहेगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इसके लिए आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल कीजिए, उनसे आप एडवाइस लीजिए, बिकॉज़ वो एक्सपर्ट्स हैं। वो आपको बता सकते हैं कि आपके लिए क्या है, अच्छा है। और वो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए नहीं बताएँगे, वो आपको 5, 10, 15 साल के लिए बता सकते हैं। आपका शायद टैक्स भी बचेगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारे साथ संदीप बागला जी है जो कि ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ है। थैंक यू संदीप जी फॉर जॉइनिंग अस। मोस्ट वेलकम। आपका हार्दिक आभारी हैं हम कि आपने हमें अपने कॉल पे बुलाया। बिल्कुल सर, इज एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू ऑन द कॉल विद अस। सो संदीप जी, मैं काफी आपके इंटरव्यूज देखता हूँ जहाँ पे लोग आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, पर यहाँ पे आज हम कुछ अलग करेंगे जहाँ पे हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी जर्नी इस इंडस्ट्री में कैसी रही अब तक एंड आपके एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। देखिए, मैंने अब तक करियर 94 से शुरू किया, एमबीए करने के बाद। एंड उसके बाद पहले जो 10-15 साल थे वो काफ़ी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में गुजरे। तो वैसे तो मैंने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करना शुरू किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे किया। आईसीआईसीआई लिमिटेड के लिए ट्रेड किया, एबीएन एमरो सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ प्राइमरी डीलर, और कई सारे म्यूचुअल फंड में काम किया मैंने। लेकिन एनवायरनमेंट काफ़ी वॉलेटाइल था, और काफ़ी सारी कंपनियां या तो मर्ज हो गई या बंद हो गई, या उनका नाम चेंज हो गया। तो वो काफ़ी एक्साइटमेंट था। बट लास्ट 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ कि कंपनीज में काफ़ी स्टेबिलिटी आई है। और आई थिंक अभी जो लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं, आई होप उनको वॉलेटिलिटी नहीं देखनी पड़ी जो हमें देखना पड़ा था। तो राइट। मैंने लास्ट 4-5 साल से मैं जनरल मैनेजमेंट में आ गया हूँ और मैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड को संभाल रहा हूँ। और ये एक काफ़ी डिफरेंट अनुभव है। वैसे देखा जाए तो जैसे हम पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स को पोर्टफोलियो में संभालते हैं, वैसे ही मैं अब एक म्यूचुअल फंड एक कंपनी में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को संभाल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो जब आपने वॉलेटिलिटी की बात की, करियर में आज के टाइम पे ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन मार्केट में सर बहुत वॉलेटिलिटी हो रही है आज के टाइम पे। जो रेगुलर इन्वेस्टर्स है, उन्हें क्या करना चाहिए सर? उन्हें क्या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके कहीं पे अपने फंड्स कहीं और पार्क करने हैं फॉर शॉर्ट टर्म, या उन्हें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है और अपने इन्वेस्टमेंट्स उस बेसिस पे करना चाहिए? देखिए, हमारे हाथ में तो वही है, हमारे कंट्रोल में तो वही है जो हम खुद करते हैं। मार्केट कभी ऊपर जाएँगे, मार्केट में एक्सुबरेंस आता है, कभी मार्केट में काफ़ी तनाव आता है और मार्केट नीचे आ जाते हैं। तो ये तो होता रहता है। लेकिन हमारे हाथ में हमारा एसेट एलोकेशन है। हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं एसेट एलोकेशन अचीव करने के लिए, और हमारे फाइनेंशियल गोल्स को रियलाइज़ करने के लिए। तो हमें उसी पे कॉन्संट्रेट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इंडिया एक ऐसी कंट्री रही है जहाँ पे इन्वेस्टर्स कई काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, और वो जहाँ भी उनको ताड़ते हैं कि कहाँ पैसा बनने वाला है, वो वहाँ पे काफ़ी तादाद में घुस जाते हैं। पर इसमें ऐसा भी होता है कि इट लीड्स टू मोमेंटम इन्वेस्टिंग, कि जिसमें रिटर्न ज़्यादा है और उसमें ही लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं और बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के ज़माने में कोई भी फैमिली को 60% अपना पैसा डेट में रखना चाहिए, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉज़िट में हो, इंश्योरेंस कंपनी में हो, पीपीएफ में हो, कहीं भी हो। और 40% के आसपास इक्विटी फंड्स में रखना चाहिए या इक्विटी में रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एसेट एलोकेशन, आपको एक ब्रॉड एसेट एलोकेशन अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र से मिलके एक डिसाइड करना चाहिए और उसको पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए। अब आप चाहें कि आपको अगर जो आपका सवाल था कि अगर कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास अगर ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो क्या हमें उस पे कॉन्संट्रेट करना चाहिए? हो सकता है कि आपके एडवाइज़र के साथ आप मिल के बैठे और आपने डिसाइड किया कि 10% हम अपने पोर्टफोलियो का ऐसा रखेंगे, कि जिसको हम सो कॉल्ड ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए हम रखेंगे। तो आप उस 10% से आप कीजिए, उससे क्या होगा कि आपका जो संतुलन है पोर्टफोलियो में, वो बिगड़ेगा नहीं। बिकॉज़ मार्केट का क्या है, मार्केट आज ऊपर है, कल नीचे भी हो सकता है। आज कोई एसेट क्लास बहुत तेज़ भाग रही है, लेकिन हो सकता है कल पिछड़ जाए। तो उनसे आपको बच के रहना है। और इसके लिए आई थिंक एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से आप बैठ के सलाह करें
और आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है। इससे आपको लंबे समय के लिए बने रहने में कोई असुविधा नहीं होगी और आपके रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो लाइफ में तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की वॉलेटिलिटी कम करने के बारे में सोचिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब आपने डेट मेंशन किया सर, डेट के अंदर क्या हम गोल्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कितना परसेंट ऑफ अलोकेशन एक इंसान के पोर्टफोलियो में होना चाहिए गोल्ड का स्पेशली? देखिए, हम अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स आने बहुत ज़रूरी है। तो डेट में क्या है कि आपको आज की जो भी आपका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है, मुद्रास्फीति जो है, इन्फ्लेशन है, उसका आप उसको 2 या 3% से आपको बीट करना चाहिए। तो अगर इन्फ्लेशन 5% से आपका पोर्टफोलियो का 7, साढ़े 7, 8% इंटरेस्ट रेट कमा सकता है, तो उससे आपको एक स्टेडी इनकम भी बनी रहेगी। इक्विटी में क्या फायदा है कि डिविडेंड यील्ड तो कम होती है, लेकिन कैपिटल अप्रिसिएशन की आशंका रहती है और वो रिटर्न्स टिपिकली हमने देखा है एक मीडियम पीरियड में अगर ग्रोथ अच्छी हो रही है देश में और कंपनियों की भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, उनका मार्केट ग्रो कर रहा है, तो वो जो नॉमिनल जीडीपी है उसके आसपास उतना रिटर्न मिल जाता है या डेट से कुछ परसेंट ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेट और इक्विटी में आपका पैसा लगा रहे जिससे आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहे और कैपिटल एप्रिसिएशन भी। गोल्ड तब जब काम आता है जब आपको डाइवर्सिफाई करना होता है, जब आपकी फ्यूचर आउटलुक अनसर्टेन है और इन समय में हमने देखा है कि गोल्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो मेरे ख्याल से 10% अगर आप गोल्ड में रखें, क्योंकि अभी तक बाकी जो एसेट कैटेगरीज है इक्विटी, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और आज हम देखें कि जो ब्याज की दरें हैं, स्पेशली जो मदर मार्केट है यूएसए, वहाँ पे बजाय ब्याज की दरें काफ़ी बढ़ गई हैं और वहाँ इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है और ये एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन 1-2 साल तक कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इस स्थिति में हो सकता है ग्लोबल कारणों के कारण गोल्ड में एक तेजी हो सकती है। तो इसको आप एक टैक्टिकल एलोकेशन रखें और अगर आप 10% गोल्ड में डालते हैं तो मेरा एक प्रूडेंट सुझाव ये रहेगा कि आप 5% डेट से निकाल दीजिए, 5% इक्विटी से निकाल दीजिए। तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं है कि कहाँ से काटना है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर 10% गोल्ड है तो थोड़ा डेट कम कर दीजिए, थोड़ा इक्विटी। दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में निकाल के आप दोनों गोल्ड में इक्वल इन्वेस्ट कर प्रोपोर्शन दीजिए। में कीजिए तो फिर दोनों नाराज नहीं होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, अल्ट्रा एचएनएस का तो पता है उन्हें करना क्या है। बट ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो महीने का 5,000 रुपए से लेके महीने की 1.5 लाख रुपए तक की एसआईपी करते हैं, उनके लिए कुछ सिंपल रूल्स बताइए सर, जो उन्हें इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। एनी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो उनकी एफडी इन्वेस्टमेंट हो गई या उनकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो गई, या चाहे वो बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट क्यों ना करे। देखिए, एक बहुत ही जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे दादी के नुस्खे होते हैं, जो हमारी पुरानी किताबों में लिखे होते हैं, वो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि भाई लालच बुरी बला है। अगर आप लालच करें तो हो सकता है कि आपकी जो गोल्स है वो फुलफिल नहीं हो। और दूसरा होता है 99 का फेल, कि आप हमेशा चाहते हैं कि और पैसा बच जाए और पैसा बन जाए। तो उसका जो एक कॉन्टेक्स्ट है वो भी बहुत जरूरी है कि आप उस पैसे का क्या करना चाहते हैं। तो ये जो कुछ पुराने नुस्खे हैं और आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। आज अगर कोई आपसे आपको अगर 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसको बैंक्स और बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको सस्ते में पैसा नहीं दे रहे। इसका मतलब उस पर रिस्क है। तो जहाँ पे लालच है, जहाँ पे ज्यादा रिटर्न है, ये देखिए क्या होता है, कई बार हम लालच करते हैं कि भाई हमें कोई बैंक हमें ज्यादा पैसे दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, या फिर कोई एनबीएफसी है या कोई कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, ये हमें ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है। इसका मतलब है कि उसको कम इंटरेस्ट पे कोई पैसा नहीं दे रहा है, नंबर वन। नंबर टू, आज ये जो कई बार हमने देखा है लास्ट 5-10 सालों में कि डीएचएफएल के बॉन्ड्स डिफॉल्ट कर गए या आईएलएफएस के बॉन्ड्स डिफॉल्ट कर गए या कुछ क्रेडिट फंड्स में पैसा नहीं आया या पीएमसी बैंक में प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो क्या है कि दुर्घटना बोल के नहीं आती है, बुरा वक्त बोल के नहीं आता है। तो आप अपना वजूद बनाए रखें, आप ज्यादा लालच ना करें और जहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनमें उनमें इन्वेस्ट करें और 1-2% के लिए आप अपने एडवाइजर के अगेंस्ट में ना जाए।
ये पहला। तो मेरे ख्याल से आप कॉमन सेंस यूज करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आप डिस्ट्रीब्यूट करें। आज आपको 100 बेसिस पॉइंट देके आपको जो इंडिया के बेस्ट जानशीन माने माने हुए फंड मैनेजर आपके लिए काम कर रहे हैं, इससे सस्ता आपको क्या उपाय मिल सकता है कि आप 1% दे के आप जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से आप उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड्स का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए कि कहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है, कहाँ कॉर्पस अच्छा है, कहाँ आपका पैसा सेफ रहेगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इसके लिए आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल कीजिए, उनसे आप एडवाइस लीजिए। बिकॉज वो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपके लिए क्या है अच्छा है। और वो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए नहीं बताएंगे, वो आपको 5, 10, 15 साल के लिए बता सकते हैं। आपका शायद टैक्स भी बचेगा। और आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी, आपको वॉलेटिलिटी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक द बिगेस्ट एडवाइस इज की गो विद एडवाइजर। और दूसरा कि आप ज़्यादा लालच ना करें। बिकॉज अगर लालच नहीं करेंगे तो मोस्ट लाइकली आप ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है फाइनेंशियल मार्केट्स में टाइम टू टाइम, आप उसको आसानी से अवॉइड कर सकेंगे और आप बाकी कामों पे ध्यान लगा सकेंगे। राइट। आप क्या सोचते हैं कि इन द नेक्स्ट 5 इयर्स हमारा मार्केट कहाँ जा रहा है? इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट टू बी प्रिसाइज, वो कहाँ जा रहा है इन द नेक्स्ट 5 इयर्स? तो देखिए, म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ काफी सारे क्या कहते हैं, जैसे टेल विंड्स कहते हैं, काफी अच्छे चीजें हैं जो म्यूचुअल फंड्स में हो रही है। एक तो क्या है कि डिजिटाइजेशन हो रहा है। तो पहले जो म्यूचुअल फंड्स हम खरीदने में हमें परेशानी होती थी, अब वो बहुत ही इजी हो गया है। बिकॉज हम काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से हम छोटी मुद्रा, छोटी मात्रा में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बड़ा पैसा भी लगा सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। और डिजिटाइजेशन के कारण नए इन्वेस्टर्स भी ज्वाइन हो रहे हैं। दूसरा, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, ये लास्ट 5-7 सालों में काफ़ी अच्छी चल रही है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रही है। और इंटरेस्ट रेट्स भी बाय एंड लार्ज एक रेंज में रहे हैं। तो उसके कारण क्या है कि कोई भी जो कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट भी बढ़ा है, उनका स्केल भी बढ़ा है। आज इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है कि हमारी जो औसत पॉपुलेशन है, उनकी जो औसत एज है वो मे बी 30 साल से भी कम है। तो हमें नेक्स्ट 10-15 साल में काफ़ी ऐसे यंग युवा लोग हैं हमारे जो वर्क फोर्स को में वापस आएंगे, में ज्वाइन करेंगे। उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी सेविंग्स बढ़ेगी, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। ये ऐसा किसी दूसरे देश में इतना पॉजिटिव माहौल नहीं है कि जहाँ पे जो कार्यकर्ता वर्कर्स हैं वो वर्क फोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो विच इज़ अ ह्यूज एडवांटेज। जो हमारी मिडिल क्लास है वो काफ़ी ग्रो कर रही है, काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है और काफ़ी एस्पिरेशंस भी हाई है। तो इससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और हमारा कंजम्पशन और सेविंग्स भी बढ़ेगा। तो म्यूचुअल फंड्स को तो दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए मार्केट साइडवेज चला जाए और टाइम करेक्शन हो। और मार्केट्स में हो सकता है जिस गति से शेयरों में वृद्धि हुई है वो ना हो, एक करेक्शन हो। बट वो अपॉर्चुनिटी हमें देखना चाहिए कि इसमें हमको खरीदना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि जिस हिसाब से SIP, जिसे सिप्स कहते हैं, SIP कहते हैं, उस मात्रा में, उसकी मात्रा में हर महीने इजाफा ही हो रहा है। उससे मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा माध्यम है जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। और हम पैसा, उसी पैसे को लेके हायर रिटर्न्स की कोशिश करते हैं। और जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं देश के, हम उनमें इसको लगाते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल बिल्कुल। से फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। और मेरे ख्याल से अभी लोग कहते हैं कि 46 लाख है करोड़ की इंडस्ट्री है, ये तो प्रीटी सून 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये 14-15% के CAGR से ग्रो करेगी फॉर आई थिंक द नेक्स्ट 7-10 years, विच इज़ अ वेरी हेल्दी। इसमें सर मुझे एक डर भी लगता है, जो काफी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो सिर्फ गूगल में चले जाते हैं और वो रिटर्न्स देखते हैं कि ये रिटर्न, इस फंड ने इतना रिटर्न दिया, इसमें इन्वेस्ट कर दो। तो जिसके वजह से स्मॉल कैप में मैं काफी नए इन्वेस्टर से बात करता हूँ सर आए दिन। जब मैं उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ तो मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ कि आउट ऑफ द 5 और मे बी 10 फंड्स दैट दे हैव,
70 to 80% of weightage is especially in small cap funds. So what do you think specifically when we talk about small cap valuations? इतना ऊपर क्यों चला गया और क्या ये सस्टेनेबल है कि आगे जाके भी स्मॉल कैप वैल्यूएशंस ऐसे ही परफॉर्म करती रहेगी स्मॉल कैप कंपनीज? देखिए, प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट, स्पेशली फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। बट फाइनेंशियल मार्केट्स में ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ ऊपर जाती रहे और जाती ही रहे। तो जैसे कि हम स्मॉल कैप्स की बात कर रहे हैं, अभी हमें समझना चाहिए कि 250 के ऊपर जो टॉप 250 कंपनीज हैं, उसके नीचे जितनी भी कंपनीज हैं मार्केट कैप में, सभी स्मॉल कैप। तो ऐसा भी नहीं कि स्मॉल कैप का मतलब होता है बहुत छोटी कंपनी, में बहुत छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनियां भी हैं इसमें, राइट। जिनकी हो सकता है कि स्टेबल बिजनेस मॉडल्स हो और उनका मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा हो गया हो, और ये भी हो सकता है कि उनका ग्रोथ पाथ और जो मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ा हो। राइट। तो जो कन्वेंशनली हम 10 साल पहले स्मॉल कैप के बारे में सोचते थे, उसकी परिभाषा भी थोड़ी चेंज हुई है। लेकिन उसके बावजूद ये कहना चाहूँगा कि जो स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस हैं, आइदर बाय हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स, जो हम पास्ट में वैल्यूएशंस देखे हैं, उनके हिसाब से, या जो बड़ी कंपनियां हैं, या जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, उनके हिसाब से उनका वैल्यूएशंस काफ़ी हाई। और ये आपने सही फरमाया कि लास्ट 5 महीने के मैं फिगर्स देख रहा था, तो करीब 20,000 करोड़ का पैसा खाली स्मॉल कैप्स में आया है। तो स्मॉल कैप्स में ये जो मोमेंटम है, दिस इज ये आप एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग की तरह देखें। लेकिन इसका ये सी मेरा क्या मानना है कि आप अगर 100 में 40 रुपया आप अगर इक्विटी में डाल रहे हैं, तो आपको 20-25 रुपया लार्ज कैप में डालना चाहिए और 10-10 रुपया मिड कैप और स्मॉल कैप में डालना चाहिए। अगर किसी का पोर्टफोलियो 70 रुपये, अगर 100 में 70 रुपये अगर स्मॉल कैप में है, तो वो एक काफ़ी रिस्की चीज़ है। और रिस्क के साथ साथ हो सकता है कि रिटर्न भी आ जाए, बट मेरे ख्याल से रिटर्न काफ़ी हद तक आ गया है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अपना एलोकेशन उनको धीरे धीरे कम करना चाहिए। और जो मैं पहले बोल रहा हूँ कि आपको ग्रीड कम करना चाहिए, और आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करके गोल्ड में जाएं, थोड़ा डाइवर्सिफाई करके आप फिक्स्ड इनकम में जाएं, जहाँ पे आपको 7.5-8% मिलने की उम्मीद है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कैश फ्लोज है फ्यूचर में, वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे, और आपको फ्यूचर वॉलेटिलिटी में इतना पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू संदीप जी, आपने काफी अच्छे से समझाया जो भी सवाल हमने आपसे पूछे। आई एम श्योर ट्रस्ट एएमसी भी काफी अच्छा काम कर रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। आगे जाके भी आपके कुछ इक्विटी फंड्स की बात सुनी है कि शायद आप लोग लॉन्च करने वाले हैं नए इक्विटी फंड्स भी। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट सर। धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। एनी पार्टिंग वर्ड्स फॉर थैंक यू अवर सो मच। व्यूअर्स? सिंस आपने ये जिक्र किया है इक्विटी फंड्स का, तो वैसे तो हमने अभी तक सेबी के साथ कुछ फाइल नहीं किया है, बट अभी इसी वीक, इसी सप्ताह हमारे सीआईओ ज्वाइन किए हैं, मिहिर वोरा, जिनको 29 साल का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है। और वो अभी मैक्स लाइफ की सीआईओ थे लास्ट 9 साल से, जहां उन्होंने रियल एस्टेट, फिक्स्ड इनकम, एआईएफ्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, इक्विटी, सब कुछ मैनेज किया है। तो वो अभी ज्वाइन किए हैं लास्ट 2 दिन पहले, और कुछ ही समय बाद हम इक्विटी के बारे में सोचना शुरू करेंगे, और होपफुली फ्यूचर में इक्विटी फंड्स भी जल्द ही लॉन्च करेंगे। बिल्कुल तो सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Absolutely, sir. Pleasure is mine. Thank you so much for थैंक coming यू here. सो मच। थैंक यू। Thank you.